कल आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा, वैद्युत चालन में लेक्चर 1 में सबसे पहले हमने क्या क्या बताया था उसे थोड़ा देख लीजिए। वैद्युत धारा के बारे में बताया, वैद्युत धारा क्या है इसे आपने पढ़ लिया, याद हो गया होगा। धारा घनत्व याद हो गया होगा। धारा घनत्व इसे J से दिखाते हैं, इसे I से डिनोट करते हैं। इसके बाद अनुगमन वेग भी आपको याद हो गया होगा, अनुगमन वेग। इसके बाद आपको स्रांत काल भी याद हो गया होगा, स्रांत काल। इसके बाद औसत मुक्त पथ भी याद हो गया होगा, औसत मुक्त पथ। इसके बाद आपको अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध याद हो गया होगा, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, धारा में संबंध याद हो गया होगा। एक और हमने इसी में दिया था अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, धारा घनत्व में संबंध। ये आपने देखा लेक्चर 1 में इतने टॉपिक हो गए थे, ये आपको अच्छे से आते होंगे। वैद्युत धारा, धारा घनत्व, अनुगमन वेग, स्रांत काल इसे टॉ से दिखाते हैं, औसत मुक्त पथ इसे लैम्डा से दिखाते हैं, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध ये क्या था, I बराबर NEA VD था, अर्थात आपको लिखाया था VD बराबर I अपन NEA। ये था धारा घनत्व, ये था अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। इसके बाद ये भी आपने पढ़ लिया अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध ये क्या था आपका, ये था वहां पर VD बराबर I अपन NE, ये था। इतना टॉपिक पार्ट 5 में वैद्युत चालन में आपने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं ओम के नियम की। देखिए ओम का नियम सभी छात्र जानते हैं, इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ओम का नियम, ओम का नियम भाई ये किसी का रूल है, तो इसमें अपना कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो जैसे लिखा है आपको बस वैसे ही आपको लिखना है। ओम का नियम है क्या, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, तो चालक की भौतिक अवस्था में जैसे समझ लीजिए यहां हमने ये चालक बनाया, ये चालक पुनः बना देते हैं, दोबारा देख लीजिए यहाँ पर ये चालक बना दिया हमने, यहां पर ही बना देते हैं, ये चालक हो गया, ये इसकी लंबाई स्मॉल l है, इसकी लंबाई स्मॉल l है, ये चालक बन गया। इसे A और इसे उसी प्रकार से माइनस प्लस जोड़ दिया, ये प्लस है तो ये आगे धारा है, यहां से ये माइनस है और ये वैद्युत क्षेत्र है, और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हैं आप मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग क्या है, VD ये। तो यहां पर ओम का नियम क्या कहता है,
ओम ने अपने नियम में क्या बताया, बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे दाब, ताप इत्यादि अपरिवर्तित रहें, यानी दाब, ताप या ताप दाब आदि अपरिवर्तित रहें, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। नई बात समझ में आई? दोबारा सुनिए, ओम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहें, तो चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V कह सकते हैं, V प्रोपोर्शनल I। V बराबर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दो, कोई कांस्टेंट मान लो RI, जहां R एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। नाम क्या है इसका, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक, तो V अपॉन I बराबर क्या हो गया, R। ये है ओम का नियम। अब ओम के नियम के थोड़ी सत्यापन की बात आती है, तो आपने 10th लेवल में भी देखा, 10th में क्या था, यह जो V को x अक्ष और I को y अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए। जैसे हमने कहा, अगर हमने इस y को I और यहाँ पर B को x अक्ष कह दिया और ये मूल बिंदु है आपका, अगर इनके बीच एक ग्राफ खींच लिया जाए इस तरह से, तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, अर्थात V अपॉन I बराबर नियतांक होगा। तो ये इसका सत्यापन होता है, ग्राफ विधि से आप करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन 12th में जो ओम का नियम जो आना है, अगर ये 5 नंबर में आया तो आपको ओम का नियम पहले लिखना है ये सब, इसके बाद ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर करना है। किस तरह से करेंगे वो समझिएगा। तो यहां हेडिंग डालते हैं इधर, चित्र दोबारा बना देते हैं। देखिए यहां लिख देते हैं, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। कैसे सत्यापन करें? तो सबसे पहले वही बात, एक चालक, तो हमने एक चालक तार ले लिया है, एक चालक तार ले लिया, इसकी लंबाई हमने मान ली स्मॉल है, नाम दे दिया PQ, ये इसका क्षेत्रफल, ये सिरा A और इस सिरे और ये सिरा पॉजिटिव, और इनके बीच में 20 वोल्ट की बैटरी लगा दें, ये माइनस और ये प्लस 20 वोल्ट, तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगी ये, और इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vt से गति करने लगे। ये इस तरह से बना दीजिए बिल्कुल, और जैसे आपने बनाया है ये Vt, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया E, बस। तो अनुगमन वेग के आधार पर जब ओम के नियम का सत्यापन करना है तो आपको चित्र तो वही बनाना पड़ेगा।
तो ये अनुमान वेग के आधार पर उनके नियम के सत्यापन के लिए क्षेत्र है। देख लीजिए आपको क्या इसमें बोलना है, बिल्कुल अभी जैसे बताया वही चीज बोलना शुरू करिए। क्या बताया था अनुगमन वेग तथा धारा के संबंध में, वही बिल्कुल बोलिए। माना PQ एक चालक का जिसकी लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसके प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अगर हमने एक ही चीज मानी है तो बिल्कुल सेम लिखेंगे। माना PQ एक चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। ठीक, यदि चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो चालक में I धारा प्रवाहित होने लगती है तथा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आगे देखिए लिखना क्या है। चालक के सिरों पर, चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, क्या कोई बताएगा? वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V अपॉन L। वैद्युत क्षेत्र E बराबर V अपॉन L। अब इसके बाद फिर चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल वेक्टर F बराबर क्या होगा, E वो भी माइनस। यहां माइनस का यूज क्यों किया हमने? माइनस यहां ऋण चिन्ह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की दिशा तथा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा को प्रदर्शित करता है। जो ये माइनस चिन्ह है ये इस बात को बता रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान है। E का मान रखने पर, E का मान रखने पर, E का मान रख दीजिए, कितना आएगा वेक्टर F बराबर V अपॉन F और साथ में E माइनस ले ही लिया है साथ में, तो ये वैद्युत बल हो गया। फिर इसके बाद अगर हमने कहा यदि चालक के प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m, अगर हमने ये मान लिया ये चालक है इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब चालक में उत्पन्न त्वरण, तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा, वेक्टर A बराबर, वेक्टर A बराबर होगा वेक्टर F अपॉन m। जानते हैं तो F का मान रखने पर, तो यहां से वेक्टर F का मान रखने पर, F का मान रख दीजिए, F का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा वेक्टर A बराबर कितना आया, F की जगह रखिए माइनस V E अपॉन L, ये तो F की वैल्यू हो गई और साथ में क्या है M, तो ये ml हो गया, M इसे समीकरण 1 है। यहां तक पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं आई? बताओ, अगर कहीं पर आपको कोई भी समस्या लग रही है, आपको कहीं पर समझ में ना आ रहा हो, तो
बता दीजिए। अच्छा दोबारा बोलो, बता दें। देख लीजिए, दोबारा सुन लीजिए क्या लिखा है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो यहाँ चालक तार से स्टार्टिंग करें। माना एक चालक तार PQ है जिसकी लंबाई स्मॉल है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में I धारा प्रवाहित होती है तथा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तब चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? E बराबर V/L होगा। फिर चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कितना होगा? F बराबर E होगा, क्योंकि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, इसलिए ये माइनस चिन्ह है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा को बता रहे हैं। तो F बराबर -E हो गया। E का मान उठा के रख दिया तो वेक्टर F बराबर -VE/L हो गया। फिर हमने यहां माना है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m, यदि हमने माना यदि चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब उत्पन्न त्वरण वेक्टर A बराबर F/m। F का मान उठा के यहां से रख दिया तो ये आ गया त्वरण। आ गया समझ में बिल्कुल। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको वो समझिए। यहीं से फिर स्टार्टिंग करेंगे। चालक के सिरों पर B वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो चालक में I धारा प्रवाहित होती है तथा चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं तो क्रमागत टक्करों के बीच का समय अर्थात श्रांत काल τ हो, तब चालक के वेग में a τ की वृद्धि हो जाती है। तो यदि मान लिया जाए कि यदि हमने यहां कह दिया यदि चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक ऊष्मीय वेग या तापीय वेग वेक्टर U1, वेक्टर U2, वेक्टर U3, अप टू डॉट डॉट वेक्टर UN है, तो a τ की वृद्धि के बाद उनके अंतिम वेग V1, V2, V3 अप टू डॉट डॉट Vn हो जाते हैं। तो a τ की वृद्धि के बाद वेग हो गए V1, V2, V3 अप टू डॉट डॉट Vn, ये वेग हो गए। तो ये वेग होंगे कितने? तो V1 बराबर हो जाएगा U1 प्लस a τ और V2 बराबर कितना हो जाएगा U2 प्लस a τ प्लस V3 बराबर कितना हो जाएगा U3 प्लस a τ, ये अप टू डॉट डॉट ऐसे Vn बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Un प्लस a τ। ये इनके मतलब अंतिम वेग हो गए a τ की वृद्धि के बाद। फिर यहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग होता है। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इनका औसत वेग क्या होता है? अनुगमन वेग। तो लिख देंगे अनुगमन वेग Vd बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस Vn। इन सब की वैल्यू रख दीजिए। V1, V2, V3 ये सब की वैल्यू है तुम्हारे पास, रखिए। तो वेक्टर Vd बराबर V1 की वैल्यू कितनी है? U1
प्लस एटा, ठीक, और ये प्लस V2 की वैल्यू U2 प्लस एटा, देखिए प्लस V3 की U3 प्लस एटा प्लस अप टू डॉट डॉट Vn की वैल्यू, तो Vn की वैल्यू कितनी है Un प्लस एटा, ठीक, अपॉन n, यानी इनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग, औसत वेग अनुगमन वेग के बराबर होता है। तो यहां से इनके जो तापीय वेग है या ऊष्मीय वेग है उन्हें बाहर निकाल लीजिए। v d बराबर कितना आए u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस un अपॉन n, इन्हें अलग हटा दिया हमने, प्लस अब क्या बचा यहाँ पर एटो प्लस एटो प्लस एटो प्लस अप टू डॉट डॉट n, इतनी बार है ये n अपॉन n, ये दूसरे क्वेश्चन। आप जानते हैं कि इनके ऊष्मीय वेगों का औसत वेग जो औसत मान जो होता है शून्य होता है, अर्थात कह सकते हैं जहां u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस un अपॉन n बराबर 0, तो इसे 0 के बराबर रख दीजिए। तो ये तो सब 0 हो गया, बचा आपका ये। जब ये बचा तो फिर इधर देख लीजिए थोड़ा सा, तो ये बचा आपका वेक्टर dd बराबर कितना मिला आपको एटो प्लस एटो प्लस एटो, ठीक, प्लस अप टू डॉट डॉट n बार अपॉन n, तो ये कितना हो गया vd बराबर ये आ गया n इनटू वेक्टर एटो अपॉन n से n कैंसिल। अब जो समीकरण 1 दिया है यहां से इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा vd बराबर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वैल्यू रखिए, क्या वैल्यू निकल के आएगी वहां से, तो ये आ जाएगा आपका v e अपॉन mf इनटू डॉट, ये वैल्यू रखा। फिर इसके बाद जो कल आपने पढ़ा था अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध से, तो लिख देंगे अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से, वैद्युत धारा के संबंध से, ठीक, संबंध क्या था BD बराबर, ये था BD बराबर I अपॉन NEA, ये था। तो यहां पर देख लीजिए BD की ये वैल्यू उठा करके रख दीजिए, तो ये आ जाएगा V E टॉ अपॉन ML बराबर I अपॉन NEA, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो V NE स्क्वायर A बराबर ML और ये आ गया I। यहां से I को इधर ले आइए और इसे इधर ले लीजिए, कुछ रह गया, हाँ टॉ रह गया, यहां पर टॉ और रह गया, ठीक है, देख लीजिए यहां पर टॉ और रह गया, तो V अपॉन I बराबर ML अपॉन NE स्क्वायर 8, ये बात समझ में आई। यहां इसे कोई ना कोई कांस्टेंट मान लीजिए, आपको ना वही पहुंच जाएंगे। यहां पर देखिए ये माना ML अपॉन NE स्क्वायर A टा, ये नियतांक, क्या है ये नियतांक है, और नियतांक कितना है R मान लिया हमने से, तो V अपॉन I बराबर R नियतांक है और ये R, तो यही तो ओम का नियम है।
यही ओम का नियम। ठीक, देखिए समझ में आ गया नहीं आया? हाँ, अब बताइए ओम का नियम पूर्ण रूप से समझ में आ गया। सबसे पहले हमने बात की थी कि ओम का नियम क्या है। ओम का नियम याद है ना सबको? क्या है ओम का नियम? किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V बराबर R। ठीक, जहां R एक नियतांक, क्या है R? नियतांक है, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V अपॉन I बराबर R। तो देखिए क्या यही नियम है? जैसे ओम का नियम था, जैसे आपने 10th में पढ़ा था और यहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें क्लियर हुआ ना? क्या लिखा है यहाँ पर? माना एक PQ चालक तार है जिसकी लंबाई स्मॉल है तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A है। चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I धारा प्रवाहित होती है तथा इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तब चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाने पर चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E बराबर, क्या ये बात समझ में आ गई? E बराबर V अपॉन L। चालक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल, तो क्या ये बल समझ में आ गया? वेक्टर F बराबर E का मान उठा करके यहाँ रख दिया था, F बराबर माइनस VE अपॉन L हो गया। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m, तब उत्पन्न त्वरण A बराबर F अपॉन m। क्या ये बात समझ में आ गई? F का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया तो त्वरण इतना आ गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। ये फिर हमने ये बोला यदि चालक तार के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो चालक में I धारा प्रवाहित होती है तथा इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd से गति करना प्रारंभ कर देते हैं। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के किन्हीं तो क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय यदि t हो या श्रांत काल τ हो तो उनके वेग में a τ की वृद्धि हो जाती है। जब a τ की वृद्धि हो जाएगी यदि उनके प्रारंभिक वेग u1 u2 u3 अप टू डॉट डॉट un है ये बात, तो a τ की वृद्धि के बाद उनके वेग क्या हो गए? v1 v2 v3 vn। तब v1 बराबर u1 प्लस a τ, v2 बराबर u2 प्लस a τ, ये वाली लाइन, ये लाइन प्लस vn बराबर un प्लस a τ। फिर हमने कहा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग के बराबर होता है, अर्थात अनुगमन वेग Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन n। सॉरी, यहाँ अपॉन n आएगा, अपॉन n। तो v1 v2 v3 प्लस vn की वैल्यू उठा करके यहाँ से रख दी गई है तो ये आ गया। यहाँ से u1 u2 u3 un अपॉन n इन्हें अलग कर लिया, a τ को अलग कर लिया तो ये वैल्यू 0 हो गई। तो आपका ये आ गया। तो यहाँ से ये कितनी बार है? n बार, n से n कैंसिल, a का मान समीकरण 1 से उठा करके यहाँ रख दिया तो ये कंडीशन आ गई अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा के संबंध से। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर केवल हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो vne स्क्वायर a τ बराबर ml I को इधर ले आए, v अपॉन I बराबर ml अपॉन ne स्क्वायर a τ। अगर हमने इसे कांस्टेंट मान लिया, यहाँ देख लीजिए नियतांक हमने कह दिया इसे और इसे r नाम दे दिया तो v अपॉन I बराबर r
और यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, ये प्रूव हो गया। आ गया होगा समझ में। थोड़ी सी और इसमें बात करते हैं। इसके बाद चैप्टर में अब आता क्या है वो देखिए, क्या आता है। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध जिसे आप आ कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध। बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध है क्या चीज, इसे भी समझ लीजिए। वैद्युत प्रतिरोध का मतलब है किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में लगाए गए अवरोध को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। R बराबर क्या होता है, V/I। अर्थात यहां से दूसरी डेफिनेशन क्या बना सकते हैं, किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध, कोई चालक है, किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उस चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R बराबर V/I। तो दोनों प्रकार से ये डेफिनेशन याद रहेगी। इसका मात्रक जानी है क्या होता है, ओम। ठीक, इसके बाद बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध चालक के किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन कारकों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीका से, बोर्ड के लिए कभी भी पूछा जा सकता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वैद्युत प्रतिरोध पूछ लेगा तुमसे, इसकी डेफिनेशन, और क्वेश्चन में कह देगा कि वैद्युत प्रतिरोध चालक के किन किन कारकों पर निर्भर करता है, यानी किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो अभी आपने देखा कि R माना कैसे था, तो R बराबर क्या था, ml/Ne²A। ये इसी को तो वैद्युत प्रतिरोध कहा था। तो आप यहां देख रहे हैं किन किन कारकों पर निर्भर है। ये क्या थी, चालक की लंबाई। तो आप पहले पॉइंट में कह सकते हैं किसी चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R/L। फिर आप कह सकते हैं इस क्षेत्रफल चालक का क्षेत्रफल, यानी नंबर 2 में किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R/1/A। क्या यहां से समझें, लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अगर कोई चालक तार जितना अधिक लंबा होगा उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, चालक तार जितना छोटा होगा उसका वैद्युत प्रतिरोध उतना ही कम होगा। फिर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, कहने का मतलब जिस चालक तार का क्षेत्रफल ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका क्षेत्रफल कम होगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। फिर एक और चीज दिख रही है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो नंबर 3 में ये भी कह सकते हैं चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर चौथी बात ये भी कह सकते हैं आप, नंबर 4, चालक तार का प्रतिरोध किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे श्रांत काल या औसत समय τ के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
1/1/। तो ये वैद्युत प्रतिरोध चालक के किन किन कारकों पर निर्भर है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय के स्थिरांककाल टॉ के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम यहां से केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को केवल हल कर लें तो क्या संबंध निकल के आएगा, इनके बीच क्या रिलेशन होगा? तो समीकरण 1 व 2 से तो केवल 1 और 2 की बात कर रहे हैं, तो ये है R प्रोपोर्शनल L और ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां से प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दीजिए, तो R बराबर एक कोई कांस्टेंट मान लिया जिसे रो कह रहे हैं, L/A, जहां रो एक नियतांक, क्या है वो? नियतांक, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इसे क्या कह रहे हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो का अगर मान निकाले यहां से तो कितना आएगा? रो बराबर RA/L। अब रो का मात्रक क्या होता है, यानी रो का मात्रक क्या होगा? तो यहां से देख रहे हैं ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। रो का मात्रक क्या होगा? ओम मीटर, यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? होता क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? विशिष्ट प्रतिरोध रो है क्या, किसे कहते हैं? यहां तो आपने देख लिया वैद्युत प्रतिरोध, किसी चालक में प्रवाहित धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को वैद्युत प्रतिरोध कह रहे थे, या किसी चालक में या किसी चालक तार के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कह रहे थे। लेकिन हम कह रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो यहां से देखिए विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है E/G। E/G तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? किसी चालक में जब V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है तथा उसके अंदर या चालक में उपस्थित वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर आप सीधे सीधे डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां से ये कुछ अलग है विशिष्ट प्रतिरोध, ये कुछ अलग है, ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं आपने लिखा था E बराबर V/L होता है और J बराबर आपने लिखा था I/A होता है। ये दोनों वैल्यू उठा करके यहां रख दीजिए, देखो क्या निकल के आता है। रो बराबर E की जगह V/L और J की जगह I/A। तो यहां देखिए A को ऊपर भेज दीजिए, रो बराबर V/I और ये A हो जाएगा /L। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं R। यहां लिखा है V/I बराबर R, तो रो बराबर RA/L। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल सटीक समझ में आ गई है बात कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध चालक की किन-किन कारकों पर निर्भर करता है या निर्भर है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। फिर बात करते हैं इसके बाद वैद्युत चालक का। थोड़ा इसे इरेज करते हैं, ठीक, देखते हैं। अब आते हैं वैद्युत चालक पर।
वैद्युत चालकता किसे कहते हैं? वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता कौन बताएगा? वैद्युत चालकता 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो यहां सुन लीजिए, वैद्युत चालकता है क्या? वैद्युत प्रतिरोध की व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से प्रदर्शित करते हैं। G बराबर 1/R, G बराबर 1/R। तो वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है ये होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, ओम इनवर्स होता है, मोह होता है, साइमन होता है। तो ये वैद्युत चालकता समझ में आ गई। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। फिर बात आती है विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता, तो यहां देखिए ये विशिष्ट प्रतिरोध है, तो यहीं से बोल दीजिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दिखाते हैं, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक हो जाएगा विशिष्ट चालकता का ओम इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये भी बहुत पूछा गया है क्वेश्चन विकल्प में कि विशिष्ट चालकता का मात्रक निम्न में से कौन सा? ओम इनवर्स होता है केवल, कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, या फिर ओम मीटर होता है? ये बिल्कुल दिमाग में रखिए, ठीक। तो ये विशिष्ट चालकता भी समझ में आ गई। अब इसके बाद इस पाठ में बचा क्या वो देख लीजिए, क्या क्या बचता है। अब इस पाठ में वैद्युत शक्ति अथवा वैद्युत सामर्थ्य रह गई। वैद्युत शक्ति उसे भी देख लीजिए, वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य। क्या है वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य? किसी के कार्य करने की समय दर को वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, और इसे P से डिनोट करते हैं, P से। तो P बराबर होता है W/T। तो कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है। क्या होता है? वाट। P बराबर W बराबर आप जानते हैं क्या होता है? W बराबर VIT होता है। वैल्यू रखेंगे तो P बराबर T से T कैंसिल हो जाएगा, VIV होता है। अब यहाँ पर VI की वैल्यू आप चेंज करते मान लो करते हुए रखते हैं तो कई फॉर्मूलों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैद्युत शक्ति अथवा सामर्थ्य समझ में आ गई। इन्हें कार्य करने की दर को, कार्य करने की समय दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कह रहे हैं। इसका मात्रक वाट है। 1 किलो वाट बराबर 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। लेकिन 1 किलो वाट, 1 किलो वाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना होता है? 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट। ठीक, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 की पावर 6 वाट होता है। ठीक, इसे थोड़ा देख लीजिए कितना होता है ये। सॉरी, जूल होता है, वाट नहीं होता, जूल होता है। ठीक, ये वैल्यू याद रखिए, बोर्ड के लिए ये भी विकल्प में पूछे जा सकते हैं, इसे भी याद रखिए। तो आपने देखा इस पाठ में वैद्युत चालन में आपने क्या क्या पढ़ लिया अब तक? वैद्युत धारा हो गई,
वैद्युत धारा के बाद धारा घनत्व हो गया, धारा घनत्व के बाद आपका अनुगमन वेग हो गया, अनुगमन वेग के बाद आपका श्रांत काल हो गया, श्रांत काल के बाद औसत मुक्त पथ हो गया, फिर उसके बाद वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो गया, वैद्युत मान लीजिए अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध हो गया, फिर इसके बाद ओम का नियम हो गया, ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर हो गया, फिर वैद्युत प्रतिरोध हो गया, वैद्युत प्रतिरोध चालक के किन-किन कारकों पर निर्भर करता है ये हो गया, वैद्युत चालकता हो गई, विशिष्ट चालकता हो गई, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, वैद्युत शक्ति हो गई। अब इस पाठ में केवल वैद्युत प्रतिरोधों का संयोजन बचा, जिसे आपने 10th में पढ़ा है, इसे हमें समझाने की खास जरूरत नहीं है। अगर किसी को समझना है तो आप बता देना, उसके लिए एक वीडियो और बना देंगे इसके लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक। और आगे की वीडियो देखने के लिए